बच्चों आज हम चैप्टर सॉल्यूशन की कुछ मिक्सअप प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना। इजी चैप्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इफ़ वांट ऑफ फैक्टर i इज इक्वल टू 1, तो ये क्या शो करता है बच्चों? इट इज़ डिसोसिएशन, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट बोथ 1 and 2, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। बच्चों I1 कब आएगा? I क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू का रेशियो, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर ये 1 आया है तो मतलब एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो सेम है। तो यानी कि ना हमारे सॉल्यूट ने डिसोसिएशन किया है ना ही एसोसिएशन किया है, क्योंकि पार्टिकल का नंबर वही है। इसलिए आप क्या कहेंगे? नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ठीक है। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये ना ही एसोसिएशन दिखाएगा ना ही डिसोसिएशन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। When NaCl is added to aqueous solution of glucose, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, रेज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। द वेरिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांट बी प्रेडिक्टेड। बच्चों देखो, ग्लूकोज भी आपका पहले से ही वाटर में है, एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और आपने ऊपर से NaCl भी डाल दिया है, सोडियम क्लोराइड, ये भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा सब्सटेंस डाला है। इनको अमाउंट से मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स से मतलब है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के बढ़ा दिए। पहले ग्लूकोज था वाटर के अंदर, अब साथ में NaCl है, तो मोल्स बढ़ जाएंगे सॉल्यूट के, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? लो हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सॉल्यूट के मोल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बढ़ेंगी। और फ्रीजिंग पॉइंट का घटना कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा बच्चों, और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, द वांट ऑफ फैक्टर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज। वांट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा इसके केस में? देखो बच्चों, डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आई जो होता है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा होता है। ये जनरल हमने देखा था, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। एन मतलब कितने टोटल पार्टिकल में एक पार्टिकल डिकम्पोज करेगा। Na2SO4 है बच्चों, अगर इसका डिकम्पोजिशन देखें तो 2Na प्लस और 1 सल्फेट आए। अब टोटल पार्टिकल कितने हैं? 2 और 1 3, 2 + 1 कितने हैं? 3। 1 से 3 पार्टिकल बनते हैं बच्चों। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम 1 पार्टिकल डिसोसिएशन। तो क्या होगा यहाँ पे? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। तो अब आप ये देखिए टोटल कितना आ गया? 1 + 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 + 2 अल्फ़ा। वांट ऑफ फैक्टर जो होगा आपका वो 1 + 2 अल्फ़ा होगा बच्चों, क्योंकि जनरल क्या फार्मूला? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, और n यहाँ से कितना बनेगा? 1 से कितने पार्टिकल बनेंगे? 3। वो पुट करने के बाद हमारा क्या आ गया बच्चों? 1 + 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉलीमर सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, पॉलीमर हों, बायोमॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, उनके लिए आप कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर, यह रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप कौन सी यूज़ करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि बच्चों एक तो इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम आती है, और उस कम चेंज को ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये बहुत कम अमाउंट में भी इसको बड़ा इजीली मेज़रमेंट पॉसिबल है बच्चों। जबकि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अगर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो तो उसको मेज़रमेंट करना डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है
और दूसरा इसको रूम टेम्परेचर पे भी मेज़र कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से, ठीक है। जबकि आप बॉइलिंग पॉइंट पे जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल वो अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मेजरमेंट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलैरिटी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज़, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बच्चों? तो ये सब्सटेंस है आपका इलेक्ट्रोलाइट, तो फार्मूला क्या होगा, पाई इजिकल टू आई इंटू सी इंटू आर टी बच्चों। तो सी है कंसनट्रेशन यानी मोलैरिटी, वो तो डायरेक्ट दी हुई है बच्चों, आई। अब देखो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस केस में आपका आई क्या होगा, 2 पार्टिकल में ये डिसोसिएट करेगा ना, अल्फ़ा को आप यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या फार्मूला होता है जनरल डिसोसिएशन के लिए, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। तो यहाँ पे एन कितना होगा 2, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा को हम 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फ़ा यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है 2। सी कंसनट्रेशन कितनी है 0.1। आर जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रेशर आपका देखो एटीएम में जो है आपके ऑप्शन है, तो आपको एटीएम के हिसाब से आर की वैल्यू लेनी है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर आपका केल्विन में, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, ठीक है, 273 ऐड करेंगे इसमें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा 4.9218, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm मर्करी एट 373 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे ही हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 mm एट 373 केल्विन। बच्चों ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये सॉल्यूशन है तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, बस वैसे टेम्परेचर दिया है कि 373 पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो 750 mm है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों इस केस में, जो सॉल्यूशन के केस में है ना, आपका बॉइलिंग पॉइंट 373 से ऊपर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है, तो वेपर प्रेशर कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 760 mm 1 atm है, तो आपको इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373 से ऊपर आएगा। प्योर वाटर के केस में 373 आता है। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्या क्वेश्चन था? वेपर प्रेशर दिया है सॉल्यूशन का, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ तक कि आपको वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया हुआ है, कितना है 760 mm, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या रिलेशन होता है, आपको दिख रहा है कि ये प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का, यानी डिक्रीज़ आपको पता है, और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ या रिलेटिव लॉवरिंग के साथ, P1 नोट माइनस PS बाय P1 नोट इज इक्वल टू X2। मोल फ्रैक्शन जो होती है वो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल होती है। अब रिलेटिव लॉवरिंग कैसे निकालते हैं? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाय में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर का। तो ये कितना है 760, ये कितना है 750, ये कितना है 760। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, रिलेटिव लॉवरिंग के बराबर ही आएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.013, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस, बस आपको पता चलना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। बच्चों एन आइडियल सॉल्यूशन वाज obtained by mixing methanol and ethanol if partial pressure of methanol and ethanol are 2.619 kilopascal and 4.556 kilopascal respectively, the composition of vapor will be। बच्चों यहाँ पर क्या है कि एक सॉल्यूशन बना हुआ है और पार्शियल प्रेशर जो मिथेनॉल और इथेनॉल का है
ये सॉल्यूशन के अंदर है बच्चों, ठीक है, इन सॉल्यूशन में ये मिथेनॉल और इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो मेंशन है। आपको उनकी कॉम्पोजिशन बतानी है, यानी मोल फ्रैक्शन बतानी है कि वेपर में उनकी मोल फ्रैक्शन क्या रहेगी। तो आपको पता है वेपर फेज़ में अगर आपको किसी की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो ना, तो उसका प्रेशर बाय में टोटल प्रेशर, ठीक है। जैसे आपको मिथेनॉल की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या होगा बच्चों, तो इसका वेपर प्रेशर बाय में टोटल वेपर प्रेशर, मिथेनॉल का कितना है 2.16, या फार्मूला लिखें पहले, देखो पहले फार्मूला लिख देते हैं, PCH3OH बाय PS, ठीक है। PS मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो PCH3OH कितना है बच्चों, प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना है 2.619 बच्चों, सॉरी 2.619 बाय में 2.619 प्लस 4.556, ठीक है। तो इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, मिथेनॉल की। ऐसे ही आपको इथेनॉल की, वैसे तो आप 1 में से माइनस करेंगे दूसरी की मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगी, फिर भी आप अगर इंडिविजुअली निकालेंगे जो कि लॉन्ग रहेगा आपके लिए, 4.556 बाय में टोटल बच्चों। अब इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो इसका प्रेशर बाय टोटल प्रेशर 2.619 प्लस 4.556, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आपका इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकलेगा और मिथेनॉल का, और इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका जो ऑप्शन है ये आएगा 0.365 और ये आएगा बच्चों 0.635, ठीक है। सॉल्व करने तो ऑप्शन बी आएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनके इंडिविजुअल प्रेशर दिए हुए थे सॉल्यूशन में और इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी थी वेपर फेज में, कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर बाय टोटल प्रेशर बच्चों, उसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये आपने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। An azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the boiling points of two liquids when it, बच्चों एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है दो लिक्विड का, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस सॉल्यूशन का वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ठीक है। तो बताइए वो कैसा सॉल्यूशन है, नेगेटिव डेविएशन वाला है या पॉजिटिव डेविएशन वाला है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है बच्चों, यानी कम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी उसका वेपर प्रेशर मोर देन एक्सपेक्टेड है, तो आप समझ गए होंगे अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा आया है तो इंटरेक्शन कम हो गई होंगी और वो पॉजिटिव डेविएशन में ही होता है बच्चों, ठीक है। तो कौन सा आपका आंसर होगा कि वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है फिर कम आता है बच्चों, ठीक है, दोनों कंपोनेंट से। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपका कौन सा होगा, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। हालांकि एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे ही वो एजियोट्रॉपिक जो है मिक्सचर का काम करेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, कौन से सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा बच्चों। यहाँ मिनिमम नहीं पूछा है, कभी आप ये सोचे कि मिनिमम पूछा, मैक्सिमम पूछा है बच्चों, ठीक है। यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की किस में है, बल्कि सबसे कम किस में है ये पूछा हुआ है। तो बच्चों देखो, आप को पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF, और क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फार्मूला क्या होगा I इंटू KF इंटू M। देखो KF तो सभी के लिए सेम ही रहेगा बच्चों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सेम है। I और M ये डिसाइड करेंगे कि किस में ज़्यादा डिक्रीज़ होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, किस में कम डिक्रीज़ होगा। अब मोलैलिटी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलैलिटी और मोलैलिटी नियरली क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, तो आप इनकी मोलैलिटी ही कंसीडर कर सकते हैं इनको, और I फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके आप जो है इनके लिए डेल्टा TF की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पहले केस के लिए अगर मैं डेल्टा TF देखूं तो I इंटू M, क्योंकि KF तो बच्चों सभी में सेम है, ये तो डिसाइड करेगा नहीं। I देखिए यहाँ पे 2 आएगा बच्चों, क्योंकि 2 पार्टिकल में डिकम्पोज कर जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2 इंटू 0.01, ठीक है। इसका तो डेल्टा TF ये आएगा,
ठीक है, कितना हो गया ये 0.02। अभी बी के लिए अगर हम चलें तो आई कितना रहता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 1, और ये जो इसकी कंसनट्रेशन 0.05। ठीक, के एफ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि के एफ तो सभी में जो है सेम ही रहेगा। हमारे को आई और इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन देखनी है कि सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ पर है। थर्ड केस में देखिए डेल्टा टी एफ, ये 3 पार्टिकल में डिकम्पोज करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 3 इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा 0.015। और डी केस में देखिए ये भी 2 पार्टिकल देगा बच्चों, तो आई यहाँ पे कितना हो जाएगा डी केस में 2 इंटू 0.01, तो 0.02। अब देखो बच्चों सबसे कम डिक्रीज़ कहाँ हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू देखो, ये है 0.02, ये है 0.005। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू बी की है बच्चों। ठीक है, यहाँ सबसे कम डिक्रीज़ होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा इस सॉल्यूशन का बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको करना था ये। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। molar elevation constant of a liquid, the elevation in boiling point which would be produced by dissolving 1 gram of solute 100 gram solvent। बच्चों आपसे ये ना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की एक तरीके से पूछ रहा है, डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। देखो बच्चों डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो आपको पता है एलिवेशन इन, ये क्या है के बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कब का, जब मोलैलिटी 1 है, और मोलैलिटी 1 का मतलब क्या होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है पर केजी सॉल्वेंट। तो के बी को डिफाइन कर सकते हैं एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होगा पर केजी सॉल्वेंट। तो यहाँ तो क्या बोला हुआ है कि 1 ग्राम डिजोल्व कर रखा है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ये तो मोलैलिटी 1 नहीं हुई। 1 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये भी नहीं हुई बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन रिपीट हो गया है। चलिए कोई नहीं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम सोल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये ठीक है बच्चों कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कब का, जब डिज़ोल्व करते हैं 1 ग्राम सोल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, तभी मोलैलिटी 1 होगी। अगला ऑप्शन क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी क्या है बच्चों आपका 1 मोल सोल्यूट डिज़ोल्व है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। 1 ग्राम, सॉरी बच्चों ये 1 ग्राम हमने क्या कहा था, अभी मैं डिफाइन कर रहा था 1 मोल ऑफ सोल्यूट, तो आपका ऑप्शन क्या होगा डी। 1 ग्राम नहीं बच्चों 1 मोल, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मोलैलिटी 1 का मतलब क्या है 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ऑप्शन आपका डी ठीक है। मैं उस समय इसको मिस इंटरप्रेट कर गया बच्चों 1 मोल। ठीक है, हालांकि मैंने शुरुआत में ही बताया था बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह की आप चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं आप करें, और बड़ा इजी चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करिएगा।